वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, क्लास को आपको एंड तक देखना है, क्लास को आपको बीच में छोड़कर नहीं जाना है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जो भी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई देगा वो सभी क्वेश्चन आपके क्या दे रखे हैं, PYQ क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। श्वेत प्रकाश के एक किरण पुंज के उसके घटक वर्णों में विपाटन को निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया समझाती है। ऑप्शंस दे रखे हैं विक्षेपण, ऑप्शन बी दे रखा है परावर्तन, विवर्तन या फिर नन ऑफ दिस। तो विपाटन जो होता है कलर्स के वर्णों का, वो कौन दर्शाता है, आपके विक्षेपण प्रक्रिया द्वारा समझाया जा सकता है। राइट आंसर इज द ए ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चश्मा बनाने में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय कांच किससे बना होता है या फिर किससे बनता है। फ्लिंट कांच से, क्रूकस कांच से, तपसाह कांच से या फिर नन ऑफ दिस। तो चश्मा बनाने वाला जो कांच होता है वो किससे बनता है, क्रूकस कांच से बनता है। राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, उस क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको m मास दे रखा है और आपको दे रखा है 4m मास दे रखा है। दो द्रव्यमान दे रखे हैं, एक तो m और एक m दे रखा है 4m। आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट रेशियो काइनेटिक एनर्जी सेकंड की वैल्यू क्या होगी। तो अपन जानते हैं कि लीनियर वेलोसिटी, मास और आपकी काइनेटिक एनर्जी में एक संबंध होता है, रिलेशन होता है। P समानुपाती अंडररूट ऑफ 2m E होता है। क्या होता है, अंडररूट ऑफ 2m E क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। m क्या होता है, मास होता है। मास और काइनेटिक एनर्जी में संबंध निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये क्या हटेगा, P स्क्वायर समानुपाती हो जाएगा 2m E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2m E। मास दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है, मास अपने को m दे रखा है। और ये आपका जो p है ये क्या होता है, मोमेंटम होता है। और जो E है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ से अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि P समानुपाती, जैसे अपने को ऐसे दे रखा था 2√2m E दे रखा था, तो P स्क्वायर बना दिया। तो यहाँ से इधर बचा आपका m E। तो जो E होगा या फिर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो समानुपाती किसके हो जाएगी, 1/m के। m की वैल्यू जो जो आपको दे रखी है उनको पुट आउट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी 1 रेशियो काइनेटिक एनर्जी सेकंड की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, m2 में क्या आएगा, m1 आएगा। क्योंकि आपके व्युत्क्रमानुपाती देख रखा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दे रखा है। m2 की वैल्यू दे रखी है 4m और किसकी, m1 की वैल्यू दे रखी है m। रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। राइट आंसर आपको दिया हुआ है। अब जो क्वेश्चन था इसका क्रूकस कांच हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। उष्मागति का प्रक्रिया जिसमें उष्मागति की कौन सी प्रक्रिया होती है। बताना है कि जो उष्मागतिक, यहाँ पे उष्मागतिका की जगह आपको लिखना है उष्मागतिक प्रक्रिया। क्या लिखना है, उष्मागतिक प्रक्रिया जिसमें परिवेश के साथ कोई उष्मा विनिमय नहीं होता है, वह क्या कहलाता है, समतापी, रुद्धोष्म, समदाबी या फिर समदेशिक परिवर्तन। तो यहाँ से बताना है कि उष्मागतिक प्रक्रिया जिसमें परिवेश के साथ कोई उष्मा विनिमय नहीं होता है उसे कहा जाता है रुद्धोष्म परिवर्तन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक प्रकार की रुद्धोष्म प्रक्रिया होती है जिसमें उष्मा का विनिमय नहीं होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित परिपथ अवयव में से कौन सा एक सक्रिय घटक है। इनमें से आपको एक बताना है कि कौन सा सक्रिय घटक है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, प्रेरक या फिर संधारित्र। तो इनमें से बताइए कि कौन सा एक सक्रिय घटक है। तो सक्रिय घटक आपका कौन सा हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा। मुझे संधारित्र से एक क्वेश्चन याद आ जाता है, Q = CV होता है। C अब बराबर क्या होता है, Q/V होता है। अब आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो C होता है वो क्या होता है, C का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। C एक आपका लाइट वेलोसिटी होता है और ये क्या होता है, संधारित्र में आपका काम आता है। तो C = Q/V होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था 1/2 CV² जो होता है, इससे या तो न्यूमेरिकल पूछा जाता है या फिर इसका यूनिट भी पूछा जा सकता है। तो इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, क्योंकि ये एक प्रकार से क्या होती है, एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। कोई कण एक समान एक्सलरेशन के साथ लीनियर मोशन करता है ABC रेखा के अनुदिश।
जहाँ ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो आपको बताना है कि जो आपका पार्टिकल दे रखा है इसका जो क्या होगा एवरेज वेलोसिटी होगा वो ए से बी तक आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, और आपको बी से सी तक दे रखा है 15 मीटर सेकंड। तो आपको बताना है कि ए से सी तक की पूरी यात्रा में जो पार्टिकल दे रखा है इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। तो क्वेश्चन को नोट कीजिए। सबसे पहले जो जो गिवन चीज़ें दे रखी है इनके बारे में अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो गिवन चीज़ें आपको क्या क्या दे रखी है, सबसे पहले देखिए पार्टिकल आपको दे रखे हैं ए बी सी, जो क्या करते हैं लीनियर मोशन करते हैं। इनका जो कुल विस्थापन होगा, जो कुल समय होगा वो किसके इक्वल होगा, कुल जो समय होगा वो क्या होगा, दो पार्टिकल को बांट लेते हैं, यानी एक पार्टिकल हो जाएगा ए बी और एक पार्टिकल हो जाएगा बी सी। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम ए बी का हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, टाइम बी सी का हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल आपका टाइम आ जाएगा। अब अपन जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू विस्थापन अपॉन में समय होता है। तो यहाँ से वेलोसिटी को भी अपन बांट सकते हैं। वेलोसिटी की इक्वेशन बनाना चाहे तो वी ए बी हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, वी बी सी हो जाएगा। वी ए बी निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा एक्स अपॉन में टी ए बी हो जाएगा, और वी बी सी निकालना चाहेंगे तो वो हो जाएगा एक्स अपॉन में टी बी सी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, समान होगा, क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है कि एक समान त्वरण के साथ, तो आपको डिस्प्लेसमेंट को भी क्या करना है, एक समान करना है। इसे दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसे दे दीजिए इक्वेशन 2। पीछे वाले टाइम की जो मैंने आपको बता दिया था कि टाइम को क्या माना गया है, टी ए बी, और क्या माना गया है, टी बी सी माना गया है। यहाँ से टी ए बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ और टी बी सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और फिर आगे अपन क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अपन बात करते हैं आगे की चीज़ के बारे में। ए और बी के बीच में जो कणों द्वारा जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, ए पार्टिकल से बी पार्टिकल के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा, और बी पार्टिकल से सी पार्टिकल के मध्य यानी बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या होगा, एक्स होगा। तो दोनों में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। सबसे पहले इसे नोट कीजिए। अब अपने को बताना है कि जो एवरेज वेलोसिटी होगा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका बन जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या बन जाएगा, टोटल टाइम बन जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको क्या दिया हुआ है, ए बी का डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है एक्स, प्लस बी सी का डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है एक्स। टाइम आपको दे रखा है टी ए बी प्लस क्या दे रखा है, टी बी सी दे रखा है, या फिर टी ए कैपिटल बी भी लिख सकते हो। तो आपने पीछे इक्वेशन निकाली थी वी ए बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन में टी ए बी। टी ए बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, वो हो जाएगी आपके पास एक्स अपॉन में वी ए बी हो जाएगी। उसको यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2x अपॉन में क्या आएगा, x अपॉन में क्या हो जाएगा, वी ए बी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, x अपॉन में क्या हो जाएगा, वी बी सी हो जाएगा। x कॉमन लेके x को कैंसिल आउट कर देंगे और नीचे वाली चीज़ का एलसीएम लेंगे तो आंसर क्या आएगा, वी ए बी मल्टीप्लाई क्या होगा, वी बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, वी ए बी प्लस का क्या हो जाएगा, वी बी सी हो जाएगा। क्वेश्चन में वी ए बी आपको कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड, वी बी सी आपको दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन में अपन क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 10 प्लस 15 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, और नीचे आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 को सोल्व करते हैं तो 5 3 जा 15 होता है, 5 5 जा 15 होता है, 5 2 जा 10 होता है। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 400 मीटर ऊंची मीनार से एक गोली 80 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दागी जाती है। यदि जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माना जाए तो गोली भूतल तक पहुंचने में कितना समय लेगी। तो इस क्वेश्चन को नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीछे वाले क्वेश्चन को तो आपने काफ़ी ध्यान से देख लिया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में अपन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या बोला गया है। सबसे पहले क्या बोला गया है कि 400 मीटर ऊंची मीनार से एक गोली क्या की जाती है, दागी जाती है। गोली जैसे ए पॉइंट यानी नीचे वाला ए पॉइंट दे रखा है और आपका ऊपर दे रखा है मीनार बी पॉइंट दे रखा है। ए से बी की तरफ गोली को दागी गई तो इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, माइनस में। लेकिन क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है स्मॉल जी के रूप में। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। आपको कभी भी बोला जाता है कि नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु गोली दागी जाती है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन किसके इक्वल दिया हुआ है, जी के इक्वल दिया हुआ है।
जी की वैल्यू दे रखी है 10, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब जो गोली होगी वो फिर ऊपर जाने के बाद में नीचे भी आएगी, तो बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ आती है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो जी के इक्वल होता है, लेकिन क्या होता है पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव में क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दो चीज़ों को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, अब क्वेश्चन में आपको जो जो चीज़ें दे रखी है उनको नोट करना है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको हाइट दे रखा है, कितना दे रखा है 400 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 400 मीटर। अधिकतम ऊंचाई यानी बी पॉइंट पे यदि कोई गोली जाती है तो बी पॉइंट पे जो इसका क्या होगा वेलोसिटी होगा, जो अंतिम वेलोसिटी होगा वो कितना होगा 0, क्योंकि ए पॉइंट पे यदि स्टार्ट होती है गोली तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, लेकिन ऊपर मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद में उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जो u की वैल्यू होगी वो अपने को अभी निकालनी है। गति की फर्स्ट इक्वेशन जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और सेकेंड इक्वेशन जानते हैं कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as होता है। और क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है a इज इक्वल टू माइनस जी, मैंने आपको बता दिया कैसे आया। गोली a पॉइंट से b पॉइंट की तरफ जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, नोट करना है। क्वेश्चन में पुट आउट करते हैं, h की वैल्यू अपने को दे रखी है 400 मीटर, क्या दे रखी है 400 मीटर दे रखी है। अब क्वेश्चन में पुट करना है, क्वेश्चन में आपको दे रखी है u की वैल्यू भी दे रखी है। एक गोली 80 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर दागी जाती है, यानी ए पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो अपने को कितनी दे रखी है 80 मीटर पर सेकंड दे रखी है, 80 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में u की वैल्यू भी दे रखी है 80 मीटर पर सेकंड। अब सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अपन। v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस 80 होता है। v की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी 0, u की वैल्यू कितनी दे रखी है 80। एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव a किसके इक्वल होगा, g के इक्वल, g की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, t क्या हो जाएगा, टाइम को मान लेते हैं t1। तो यहाँ से जो t1 की वैल्यू आएगी वो अपने पास कितनी आएगी 8 सेकेंड आएगी। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि अपने को टोटल टाइम बताना है। तो टोटल टाइम क्या होगा t1 प्लस का t2। t1 टाइम होगा आपके a पॉइंट से b पॉइंट पे जाने में, और t2 टाइम होगा b पॉइंट से a पॉइंट पे आने में। तो इनको आपको नोट करना है। तो t1 की वैल्यू आ गई है। अब अपन जानते हैं कि u स्क्वायर बराबर क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2as, ये फिर h होता है। h को अपन हाइट मान लेते हैं, लेकिन जो ये हाइट दे रखी है वो आपको क्या दे रखी है, a से b पॉइंट पर जाने में दे रखी है। तो हाइट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो v की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है 0, तो 0 को स्क्वायर 0। u की वैल्यू दे रखी है कितनी 80, 80 दे रखी है, तो 80 का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई 2। एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है -10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा h, इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास आंसर आएगा h की वैल्यू 320 मीटर आ जाएगी। तो h की वैल्यू अपने पास आ गई है। सबसे पहले क्वेश्चन में भी अपने को h की वैल्यू दे रखी थी, ऊंचाई दे रखी है मीनार की, और अभी अपन ने हाइट निकाली है a से b पॉइंट की। तो मीनार की ऊंचाई दे रखी थी 400, हाइट अभी अपन ने निकाली है a से b पॉइंट की कितनी 320, टोटल कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 720। अब अपन जानते हैं कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस का क्या होता है, हाफ AT स्क्वायर होता है। g की वैल्यू क्या मानेंगे, इसमें 10 मीटर मानेंगे। क्यों, क्योंकि अब अपन निकालेंगे b पॉइंट से a पॉइंट के मध्य की जो दूरी होगी, मध्य में जो लगा टाइम होगा वो कितना होगा। तो b पॉइंट से a पॉइंट की तरफ कोई गोली आएगी तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका पॉजिटिव होगा, मैंने आपको पीछे बता दिया है। अब ये क्या होगा, मुक्त पतन की कंडीशन होगी, यानी b पॉइंट से a पॉइंट पे आएगी तो मुक्त पतन होगा, यानी खुद ही क्या आएगी, स्वयं क्या आएगी, गोली अपने अनुसार वेलोसिटी के अनुसार आएगी। ऊपर से किसी वस्तु को क्या किया जाता है, नीचे की तरफ लाया जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। s क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। s को हाइट बोलेंगे तो हाइट क्या दे रखी है 720 दे रखी है। टोटल हाइट अपने पास कितना आया 720 आया, इज इक्वल टू क्या होता है ut। तो u की वैल्यू क्या मानेंगे 0 मानेंगे, क्योंकि b पॉइंट से a पॉइंट पे आ रही है। ऊपर से कोई वस्तु को नीचे फेंका जाता है तो u की वैल्यू 0 मानते हैं, और नीचे से किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो v की वैल्यू 0 मानते हैं। इन दोनों कंडीशन को भी आपको नोट करना है। तो 720 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस का 1/2, a की वैल्यू 10 हो जाएगी, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा t2 स्क्वायर हो जाएगा। टी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो t2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है अपने को। तो इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे और 10 से एक 0 चला जाएगा,
तो आंसर अपने पास कितना आएगा 144 आएगा। तो T2 की वैल्यू कितने आ जाएगी 12 आ जाएगी। अब अपने को टोटल टाइम बताना था, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा T1 प्लस का T2 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो T1 आपका 8 सेकेंड था और T2 12 था, तो आंसर अपने पास कितना हो जाएगा 20 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज और मास होता है, इनका रेशियो जो होता है, इनकी जो प्रास होती है क्या होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, इसे भी आपको नोट करना है। तो आवेश, चार्ज और मास का क्या करेंगे, यहाँ से रेशियो निकालना है। तो वो रेशियो होगा किस रेंज के इक्वल होता है 10⁻11, 10⁻9, 10⁻11, 10⁻−9। तो इसकी जो रेंज होती है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इसकी रेंज होती है 10⁻11 के इक्वल होती है। राइट आंसर इज टू सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, उसमें विकिरण तरंगदैर्घ्य के बीच जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के जो हिस्से होते हैं वो किस रेंज में होते हैं, 10⁻2 माइक्रोन से कितने 10⁻5 माइक्रोन, 10⁻1 माइक्रोन से कितना 10⁻+2 माइक्रोन, या फिर 0.1 माइक्रोन से लेकर 10⁻2 माइक्रोन, या फिर 10⁻2 माइक्रोन से आगे। तो उसमें विकिरण के बारे में, तरंगदैर्घ्य के बारे में बात करते हैं, तो उनका जो रेंज होता है वो कितना होता है 0.1 माइक्रोन से कितना होता है 10⁻2 माइक्रोन होता है। राइट आंसर इज टू क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन जो आपको दे रखा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कम तापमान पर सीसा निम्नलिखित किस रूप में बर्ताव करता है। जो कम तापमान होता है तो उसमें जो सीसा होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है, श्रेष्ठ चालक की तरह, विद्युत रोधक की तरह, या फिर चालक की तरह है। तो ये व्यवहार करता है श्रेष्ठ चालक की तरह व्यवहार करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जब किसी चालक में धारा बहती है तो इसमें से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के परिमाण की जो कोटि होती है वो कितनी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात की गई है, जिसे क्या बोला जाता है, अनुगमन वेग बोला जाता है वीडी, या फिर आपका एक और होता है अपवहन वेग भी बोला जाता है। इसकी जो प्रास होती है, कोटि होती है, वो कितनी होती है 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन इसको यदि अपन सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 10⁻2 सेंटीमीटर अपॉन में क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन में अपने को मीटर में दो ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें 10⁻10 है वो 10⁻−1 है। तो 10⁻2 सेंटीमीटर अपॉन में क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है। समांतर उच्च प्रतिरोध में जोड़कर, समांतर निम्न प्रतिरोध में जोड़कर, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध में जोड़कर, या फिर श्रृंखला में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज किया जा सकता है। तो इसको चेंज करने का एक ही तरीका होता है, जो श्रृंखला होती है सीरीज, इसमें क्या कर देंगे अपन हाई रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चुंबकीय प्रवाह की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, वेबर अपॉन में मीटर, वेबर अपॉन में मीटर स्क्वायर, वेबर मल्टीप्लाई मीटर इनवर्स, या फिर वेबर होती है। तो चुंबकीय प्रभाव की जो ऐसा इकाई होती है प्रवाह की वो होती है आपकी वेबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सोनोग्राफी मुख्यतः प्रयुक्त जो वेव होती है वो कौन सी होती है, सूक्ष्म तरंगे, ध्वनि तरंगे, आवृत तरंगे, या फिर ननोपदिश। तो सोनोग्राफी में जो आपकी वेव आती है वो कौन सी आती है, प्रासर्व्य तरंगे आती है, प्रासर्व्य वेव आती है, नोट कर लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन को देखिए, एक तांबे तथा दूसरे जर्मेनियम टुकड़ा आपको दे रखा है, दो तार दे रखे, एक तांबे का और एक दूसरा जर्मेनियम का टुकड़ा, कमरे के ताप से 50 केल्विन तक ठंडा किया जाता है। तो आपको बताना है कि तांबे का प्रतिरोध घटता है तथा जर्मेनियम का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनति में रखने पर अवक्ष्य परत की, यह आपका क्या दे रहता है, यहाँ पे आपको नोट करना है, अवक्ष्य परत की क्या हो जाती है, मोटाई बढ़ती है, प्रतिरोध बढ़ता है, दोनों ही घटते हैं, या फिर ननोपतिस। तो पीएन संधि डायोड को अग्र अभिनति में जोड़ते हैं तो आपके अवक्ष्य परत की मोटाई भी क्या होती है, घटती है, और प्रतिरोध भी क्या होता है, घटता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक समतल का आपको दिया हुआ है,
यहाँ पे थोड़ा सा क्या दिया हुआ है नोट कीजिए। एक समतल आपको क्या दे रखा है, समतल आपको स्लेट दे रखी है, कुछ भी दे रखी है, समतल कांच की पट्टिका पर बहुत सारे रंगीन अक्षरों को रखा गया है। कौन सा अक्षर सबसे, ऐसा लिखा हुआ कि आपको यहाँ पर आपको एक दे रखा है समतल पर आपको एक क्या लिखी हुई है, आपके पास एक कागज है या फिर कुछ भी है, इस पे आपसे बहुत सारे क्या लिखे हुए हैं, वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे आपके रेड कलर में, वॉयलेट कलर में, ब्लू कलर में, ऐसे इन वर्ड्स पे क्या कर दिया जाता है, एक कांच की स्लेट रख दी जाती है, कांच की पट्टिका रख दी जाती है। तो आपको बताना है कि कौन सा अक्षर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा। तो कौन सा अक्षर सबसे कम उठा हुआ दिखाई देगा, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ए क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए डी इज इक्वल टू क्या होता है 1/म्यू क्या होता है आर डी होता है। ए डी क्या होता है आभासी गहराई होती है, आर डी क्या होता है आपकी वास्तविक गहराई होती है। म्यू क्या होता है अपवर्तनांक होता है, म्यू समानुपाती होता है 1/में लेमडा। लेमडा जो होता है वेवलेंथ वो सबसे मैक्सिमम किसके लिए होता है, रेड कलर के लिए। तो रेड कलर के लिए जो म्यू होता है इसका मान क्या होता है, मिनिमम होता है। यदि म्यू का मान क्या होगा, मिनिमम होगा, तो आभासी गहराई जो 1D की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम किसके लिए होती है, रेड कलर के लिए होती है। तो रेड कलर जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा उठा हुआ दिखाई देगा। यानी कांच की जो प्लेट होगी इसमें अपने को रेड कलर ज़्यादा उठा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसकी जो आभासी गहराई होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये आपका है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, जिसे मैं दे देता हूँ HW क्वेश्चन। तो आज के क्लास का ये HW क्वेश्चन हो जाएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब दुगुने आकार का बने, 75 सेंटीमीटर दूरी पर, या फिर 72, 63 या फिर 50। तो ये आज का आपका HW क्वेश्चन है। आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं। क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो क्लास को तुरंत लाइक कीजिए। क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की क्लास लगाने के लिए। तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल पे आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जहाँ से आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो काफ़ी अच्छे से हो जाती है। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।